बीमार्क, एसोसिएट प्रोड्यूसर ऑफ हेल्थ डीएनए। टेढ़े बैठे हुए तो स्पाइन पे एक्सेंट्रिक लोडिंग हो जाती है, मतलब एक तरफ ज्यादा लोड एक तरफ कम लोड। क्या उससे फर्क पड़ता है? इट इज सीरियस एक्चुअली। स्पाइन टीबी कैसे डिटेक्ट होता है और ये कितना ज्यादा खतरनाक है? टीबी आपको होता नहीं है, टीबी आपके अंदर है। टीबी बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है और सेकंड मोस्ट कॉमन जगह जहां टीबी होता है वो है स्पाइन। क्या हर मरीज को, हर पेशेंट को ऑपरेशन सर्जरी की जरूरत पड़ती है? 60 से 70 कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं % लोगों को स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या योग और आसन से भी बहुत फर्क पड़ता है आपके स्पाइन पे? 100%। न त्वमहे कामहे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम तामहे दुख प्रोक्तानाम प्राणी मात्र नाशनम। आपको मालूम है कि आज बैक पेन और नेक पेन सिर्फ 50 से 60 साल की उम्र के लोगों की प्रॉब्लम नहीं रह गई है। आज 25 से 30 साल के यंगस्टर्स भी स्लिप डिस्क, सर्वाइकल पेन और स्पाइन इश्यूज से परेशान हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या इसका कारण हमारी लाइफस्टाइल है? घंटों लैपटॉप के सामने बैठना, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल या फिर जिम में हैवी वेट उठाना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर स्पाइन प्रॉब्लम का इलाज सर्जरी है या बिना ऑपरेशन भी पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर देवाशीष, जाने माने स्पाइन स्पेशलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। थैंक यू मैम। आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा, काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत देयर सो मेनी यंगस्टर अराउंड जिनको ये लगता है, जो लगातार अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, घंटों लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। तो क्या उससे आपकी स्पाइन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है? एब्सोल्युटली। जो हमारी जीवन शैली है उससे बहुत मेजर इम्पैक्ट लाइफस्टाइल पे पड़ा है। और जो आप इंट्रोडक्शन में कह रहे थे वो बहुत सत्य है कि हमारी प्रैक्टिस में भी जो हम 10 साल पहले या 15 साल पहले पेशेंट्स देखते थे उनकी एज 60-70 होती थी, फिर वो 40-50 हुई, वो 30 हुई और अब टू आवर सरप्राइज 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे स्लिप डिस्क लेके आने लगे हैं। क्योंकि जो जीवन है या जो करंट सिस्टम है वो इनएक्टिविटी की तरफ जा रहा है। हमारा लगभग सारा काम कंप्यूटर या लैपटॉप पे होता है और जो डिजिटल मीडिया है वो कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग को जोर देता है और इसकी वजह से स्पाइन पे एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता जाता है। आम लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है नॉर्मल बैक पेन और स्लिप डिस्क में फ़र्क क्या है, क्योंकि हम लोगों को लगता है यार नॉर्मल बैक पेन ही है, थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, मूव लगा लेते हैं, इट विल बी ओके, कोई स्प्रे लगा लेते हैं, इट विल बी ओके। तो कैसे फ़र्क समझना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये समझना आपके लेवल पे ही ज़रूरी है। क्योंकि हमको लग रहा है बैक पेन है, पैरासीटामोल खा ली, काम चल गया, एक पेन किलर हम लोगों ने फार्मासिस्ट से ख़रीद ली, काम चल गया, हमने रेस्ट कर लिया, हीट पैक लगा लिया। बट स्लिप डिस्क की एक क्लासिकल फाइंडिंग होती है कि अगर आपको गर्दन में स्लिप डिस्क है तो दर्द आपके हाथ में आएगा। अगर आपको कमर में स्लिप डिस्क है तो दर्द आपके पैर में जाएगा। तो कोई भी पेन अगर आपके पैर में या आपके हाथ में जा रहा है, जो दर्द सुन्नाहट, झन्नाहट या चींटी के रूप में हो सकता है या कोई वीकनेस है, तो इसको अनदेखा ना करें। अपने नियरेस्ट स्पाइन डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या फिर न्यूरो डॉक्टर से संपर्क किया जाए। एक टर्म है स्पाइन टीबी। स्पाइन टीबी कैसे डिटेक्ट होता है और ये कितना ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, इंडिया में टीबी बहुत पेशेंट्स को होता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह, जैसे आप जानते हो, टीबी होता है वो फेफड़े का टीबी होता है। पर लोगों को लगता ये है कि फेफड़े का टीबी ही होता है। नहीं, टीबी बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है और सेकंड मोस्ट कॉमन जगह जहाँ टीबी होता है वो है स्पाइन। स्पाइन में बहुत सारे लोगों को टीबी हो सकता है और ये जनरली 2 तरह के लोगों में बहुत कॉमनली पाया जाता है। एक, अगर आपका किसी भी वजह से खान पान अच्छा नहीं है, जैसे कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी तो ये होती है कि देखिए आपका जीवन इस स्तर पे है कि आप अच्छा खान पान अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, तो लो एसईसी पेशेंट्स हम बोलते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है यंग एनर्जेटिक मेल्स एंड फीमेल्स हु आर ट्राइंग टू डाइट, ओवर्ट डाइटिंग। और डाइटिंग इस तरीके की कि मतलब खराब नॉन न्यूट्रिशियस फूड, तो इट विल ऑल्सो मिमिक कि आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो इम्यूनिटी डाउन होती जाती है। मैं एक बात बहुत इंटरेस्टिंगली हाईलाइट करना चाहता हूँ कि टीबी आपको होता नहीं है, टीबी आपके अंदर है।
हम सबके अंदर मिलियंस ऑफ टीबी बैसिलाई मौजूद हैं। इंडिया में सबके अंदर टीबी है। किसी का भी आप टेस्ट कराओ, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट पॉजिटिव आता है। टीबी इफेक्ट उसको करता है जिसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जैसे जो एड्स है वो इम्यूनो डेफिशिएंसी है। एड्स का पेशेंट एड्स से नहीं मरता, टीबी से मर जाता है। सो टीबी सबके अंदर है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कभी भी टीबी एज अ डिजीज प्रेजेंट ही नहीं करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ गुड लाइफस्टाइल एंड अ गुड फूड रेजिमेन हैज़ टू बी मेंटेन्ड। लोग अक्सर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है कि यार हर स्पाइन प्रॉब्लम का जो इलाज है वो सर्जरी है, या बिना ऑपरेशन भी कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन या सर्जरी करानी ही पड़ेगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या हर मरीज को, हर पेशेंट को ऑपरेशन और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनफैक्ट इसका द अपोजिट इज ट्रू। अगर आप लिटरेचर या स्टैटिस्टिक्स में जाओ तो ये बताया जाता है कि 60 से 70 कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं परसेंट लोगों को स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ स्टैटिस्टिक्स कहती हैं 80 से 90 तक नहीं पड़ती। और मैं पर्सनली, मेरी प्रैक्टिस का अंदेशा ये है कि 95% टू 98% लोग जिनको स्पाइन की दिक्कत पहली बार आई है, अगर वो सही टाइम पे सही इलाज, सही डॉक्टर, सही लाइफस्टाइल और सही खान पान का सेवन करें तो कभी स्पाइन प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकती। हमारी बॉडी को ईश्वर ने बहुत अच्छी तरह बनाया है, ध्यान रखा जाए तो हील करती है। जवानी में नहीं, ओल्ड एज में भी हील करती है। मैंने ना अभी कुछ डिफरेंसेस देखे हैं। डिफरेंसेस कुछ इस प्रकार हैं कि इंडिया में जो ट्रीटमेंट हो रहा है, पहले हम क्या करते थे कि भारत से यूएस जाते थे, यूके जाते थे, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते थे फॉर द ट्रीटमेंट। पर अब जस्ट उल्टा होने लगा है। जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग रेगुलरली 22 देशों के पेशेंट्स का इलाज करते हैं और मोर देन 100 कंट्रीज से इलाज कर चुके हैं। और माइंड इट, इसमें खाली थर्ड वर्ल्ड शामिल नहीं है कि खाली अफ्रीका से पेशेंट्स आ रहे हैं या टंजानिया या केन्या से आ रहे हैं। हमारे पास यूएस से पेशेंट आ रहे हैं, हमारे पास यूके से पेशेंट आ रहे हैं और बहुत रेगुलरली आ रहे हैं। और उसका कारण ये है कि इंडिया में जो हेल्थ केयर स्टैंडर्ड है वो वर्ल्ड के टॉप लेवल पे है। किसी भी टॉप लेवल यूएस हॉस्पिटल, किसी भी टॉप लेवल यूके हॉस्पिटल, किसी भी टॉप लेवल हॉस्पिटल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडियन हॉस्पिटल्स उतने अच्छे तो हैं ही और कई बार उनसे बेटर हैं। और ये मैं इंडिया में रहते हुए नहीं कह रहा हूँ। आई हैव वर्कड इन यूएस, मेरी एक फेलोशिप यूएस से थी। मैं आई हैव वर्कड इन यूके, आई नो व्हाट इज़ देयर। इंडिया का ट्रीटमेंट एट पार है। इंटरेस्टिंगली एक बात मेजर डिफरेंस है कि वो 10 गुना लेस प्राइस पे है। इट कम्स एट लेस प्राइस एंड इट्स वेरी वेरी फास्ट एंड ईजीली अवेलेबल। आपको MRI के लिए यूएस में करीब 6 हफ्ते वेट करना पड़ता है और $2,000 के आसपास खर्च होते हैं उस MRI में। इंडिया में आप MRI 2,500-3 हज़ार रुपये में करा सकते हो और वेटिंग टाइम इज़ 1 आवर। यू कैन जस्ट गेट इट डन राइट नाउ। आप स्पेशलिस्ट से हाल मिल सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज, वर्ल्ड क्लास इलाज इंडिया में हम मुहैया कराते हैं। और अगर आप स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 2025 में इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1400 पेशेंट पर डे लैंड किए इंटरनेशनल फॉर ट्रीटमेंट। 1400 पेशेंट्स अ डे। 1400, it's a huge number. Yes, I'm talking per day. और इसमें NRIs इंक्लूडेड नहीं है। NRIs are extra. जिनको पता है कि इंडिया इज आवर होम टाउन, लेट्स गो टू इंडिया एंड वी ट्रीट लॉट ऑफ दोज पेशेंट्स बिकॉज वी हैव बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर पैन वर्ल्ड। स्पाइन सर्जरी का नाम सुनते ही ना लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है अब तो अगर मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो कौन सी नए तरीके सामने आए हैं और ये कितना सेफ है? आजकल एक और चीज़, लेज़र और मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी भी काफ़ी चर्चा में है जी। ठीक है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मैं सुनती रहती हूँ। कभी कोई टेक्निकल टर्म आता है, कभी कोई टेक्निकल टर्म आता है। तो ट्रेडिशनल सर्जरी से बेहतर हैं, कितने अलग हैं और कितने सेफ हैं? ट्रेडिशनल सर्जरी क्लासिकल ओपन स्पाइन सर्जरी होती थी और अब टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ पूरा पैराडिम शिफ्ट या फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है स्पाइन सर्जरी में, जो सुपर फास्ट, सुपर इफेक्टिव और बहुत आसान हो गई है। इसमें जैसा आपने बताया कि अब माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज आ गई। इंडिया में माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस हुआ और माइक्रोस्कोप के बाद आपको बड़ा चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। हम जो सर्जरी पहले 6 इंची के चीरे में करते थे वो 2, 2.5, 3 इंची में होने लगी। माइक्रोस्कोप्स के बाद हम लोग इंडिया में एंडोस्कोप्स लेके आए और एंडोस्कोप का चीरा इतना छोटा हो गया कि एक मोटे इंजेक्शन के बराबर करीब 6 mm से 10 mm के होल में सर्जरी हो जाती है। और इंटरेस्टिंगली इतना छोटा होल होता है कि पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट आराम से हेडफोन लगा के गाने सुनता रहता है, उसको पता नहीं लगता उसकी सर्जरी हो गई।
और इससे क्या चेंज होता है कि कई सारे पेशेंट्स जो सीनियर हैं उनके लिए सर्जरी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक बेहोशी है। उनको एनेस्थीसिया देना खतरनाक है क्योंकि कार्डियक कॉम्प्रोमाइज़ है, हार्ट में कोई दिक्कत है, या वो इतने बेहोश हैं कि बेहोशी देने वाले डॉक्टर्स को लग रहा है कि उनको होश में लाना मुश्किल होगा। तो बिना बेहोश करे अवेक स्पाइन सर्जरीज हम इंडिया में लेके आए हैं, और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करते हैं। रोबोट्स हैं जिससे कि परफेक्ट प्लेसमेंट हम कर सकते हैं स्क्रूज़ का बॉडी में जब ज़रूरत पड़े तो। और रिसेंटली लास्ट ईयर हम लोग ओलिफ टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आए, जिसमें कि एक सर्जरी जो 4-5 घंटे चलती है, जिसमें करीब 1 लीटर ब्लड लॉस 700-800 ml तक होता है, उसको हम 50 ml तक ला सकते हैं और 15-20 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। सो मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज हैव कम जिनकी वजह से स्पाइन सर्जरी बहुत ज़्यादा सेफ हो गई है। पहले क्या होता था, सब कुछ ह्यूमन बेस्ड था कि जैसे मैं आपकी स्पाइन पे काम कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में नाइफ है, मैं उससे काम कर रहा हूँ। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी मैं बहुत रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है बोन नाइफ या पीजो इलेक्ट्रिक सिस्टम, आई कॉल इट स्पाइन नाइफ। तो उसको मैंने बहुत अच्छा सा बताया है, दिखाया है कि अगर आप हड्डी काटते हो तो वो काम करता है, बट द मोमेंट इट टचेज द नर्व इट स्टॉप्स। सो आई हैव शोन अ वीडियो इनमें जब हम हड्डी काट रहे हैं तो वो छेद बना रहा है, बट जैसे मैं उसे अपनी उंगली पे चला रहा हूँ इट्स जस्ट स्टॉप्स वर्किंग। सो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो सुपर सेफ हो गई हैं और सर्जरी बहुत इफेक्टिव हो गई है। और ओल्ड एज लोगों में 75, 80, 85, 90 में भी आप सर्जरीज कर पा रहे हो और उनको एक अच्छा और एक रेस्पेक्टेबल जीवन दे पा रहे हो। नी पेन और जॉइंट पेन आज हर उम्र के लोगों में दिख रहा है। कब ऐसी नौबत आती है जब हमें समझ में आता है कि वो एक नॉर्मल नी पेन नहीं है, वो एक नॉर्मल जॉइंट पेन नहीं है, वो एक नॉर्मल बैक पेन नहीं है, और यहाँ पर यू नीड टू वरी, यू रियली नीड टू वरी अबाउट इट? यस। सो मुझे लगता है कि जनरल पेन्स बाय द टाइम यू आर 45, 50, 60, 70 स्टार्ट्स, जब तक आपकी जीवन शैली, अंग्रेजी में कहते हैं लाइफस्टाइल, जब तक लाइफस्टाइल पर मेजर फर्क नहीं पड़ रहा है, जब तक आप अपने रेगुलर कमिटमेंट्स जैसे घर के कमिटमेंट्स, आपको जाना है, खाना है, ये सब, प्लस सोशल कमिटमेंट्स पूरे कर पा रहे हो, तब तक इट्स कंफर्टेबल। जब आपको लगे आपके सोशल कमिटमेंट्स पूरे नहीं हो रहे, जब आपको लगे कि आप फैमिली फंक्शन में नहीं जा रहे, अपने पास वाले लोगों के सुख दुख में नहीं जा पा रहे, तब मुझे लगता है कि आपको अपने नी डॉक्टर या स्पाइन डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप सोशली आइसोलेट होना चाहते होते हैं, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रेन पे पड़ता है और मानसिक रूप से आप वीक होने लगते हैं, एंड माइंड ओनली फॉलोज व्हाट बॉडी डज। आप एक स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं और मैं काफ़ी सारे लोगों को देखती हूँ कि वो लोग स्पाइन को चक्रास से जोड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई आया और उन्होंने बोला यार स्पाइन इज रिलेटेड टू चक्रास और कुछ तो है इनमें, मतलब हाउ यू मेक देम अंडरस्टैंड? यस। सो द थिंग इज़ कि जो चक्रास हैं वो हमारी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट हैं, और जो हमारे 7 चक्र हैं वो हमारी अवेकनिंग की जर्नी को डिस्क्राइब करते हैं। हमारे एंशिएंट ट्रेडिशन में इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन द गुरु प्रोवाइडिंग द वेज ऑफ रियलाइजिंग गॉड, एंड आउट ऑफ देम वन ऑफ द टेक्निक्स इज कॉल्ड राजयोग। और राजयोग में चक्रा मेडिटेशन होता है, एंड इट्स जस्ट द अवेकनिंग एंड वेरी सिस्टमैटिक। तो स्टार्टिंग विद मूलाधार, इट्स द वे you become stable in life, the adhar. Coming when you are stable, when you have normal life, then swadhisthana, swad, the taste and the worldly pleasures. And then the manipuraka, when you have world, you want to achieve, that's manipuraka. And then the anahata, the heart chakra, you want to give back that love to the society. And then comes the vishuddhi, which is basically trying to say and inspire and tell something with truth and with love to everybody. And then comes the ajna, which is clarity and knowing what that is. And then sahasrara, understanding that everybody and everything is equanimity, सब लोग एक हैं, बराबर हैं, समवन में हैं। अभी आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतना सब कुछ बता दिया। वन मोर थिंग, हम योग बहुत करते हैं, योग, आसन, ये भारत से निकली हुई चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया अपना रही है। तो क्या योग और आसन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके स्पाइन पर? 100%। मैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट से पूछता हूँ कि आपने योगी सुने होंगे 100 साल के, कुछ स्पेशल बात नहीं है, नॉर्मली योगी 110, 105 रेगुलर, बट आपने ऐसा देखा है कि कोई बॉडी बिल्डर 100 का हो गया? रेयरली, क्योंकि योग ऐसी प्रणाली है,
योग ऐसी प्रणाली है कि जो आपके शरीर को लंबे समय तक फिट और हेल्दी रखती है। आसन और प्राणायाम ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल और एजाइल रहती है। देखिए, अगर एजिंग को मैं बहुत शॉर्ट में या सिंप्लीफाई करूं तो एजिंग का मतलब है खराब जॉइंट्स, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और हार्ट का वीक होना। ये तीन मोटी इन तीनों पे योग काम करता है। योग आसन इज प्राइमरीली फ्लेक्सिबिलिटी, योग आसन इज प्राइमरीली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग and joint flexibility, and at the same time pranayama and other सूर्य नमस्कार kind of things are cardio exercises। तो ये सब अगर आप रेगुलरली कर रहे हो 70, 80, 90 कोई दिक्कत नहीं है। पीपल आर फिट एट 100 एंड दे आर वेरी हेल्दी। हम अक्सर देखते हैं सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, रोड एक्सीडेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमें शक होता है हल्का फुल्का, जो इंसान वहाँ मौजूद होता है उस जगह पर, कि शायद इसे स्पाइन इंजरी हुई है। तो उस मौके पर उस इंसान को जिसे पता चल रहा है, जिसे शक हो रहा है कि इस जो भी एक्सीडेंट में घायल हुए हैं उनमें से किसी को स्पाइन इंजरी है, तो उस वक्त क्या करें और क्या ना करें? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये जनसाधारण के लिए, क्योंकि अगर किसी को स्पाइन इंजरी हुई है, स्पेशली गर्दन में या कमर में या लंबर स्पाइन में, तो ऐसे केसेस में अगर आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट लेटा हुआ है और वो ये बोल रहा है कि उसको कमर में दर्द आ रहा है, तो उसको उठाने का बहुत स्पेसिफिक टेक्निक है। उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेचर होता है जिसमें उसको स्ट्रेट लेटाया जाता है, पूरा बैक सपोर्टेड होता है और उससे ही मोबिलाइज करते हैं। उसको खींचने या उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है वो उसके अंदर स्पाइन नर्व्स चलती हैं। अगर वो टूटी हुई है तो जैसे ही आप उसे उठाएंगे तो उसको और इंजरी हो जाएगी, हो सकता है वो पूरा पैरालाइज हो जाए। तो बेटर है कि उसको सीधा वहीं के वहीं लेटा दिया जाए और वेट किया जाए असिस्टेंस के आने का, और उसको बिल्कुल स्ट्रेट परफेक्ट एक स्पाइन स्ट्रेचर होता है उस पर लेटा के मूव किया जाए। और अगर गर्दन इंजरी है तो गर्दन का कॉलर लगा के उसको मूव किया जाए, नहीं तो इंजरी हो सकती है। हम अक्सर ना, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो गलत पोस्चर में बैठने की आदत है मेरी। जैसे कभी मैं ऐसे बैठ गई, कभी ऐसे बैठ गई, तो आड़ा तिरछा जो बैठने का हमारा तरीका होता है, तो क्या उस गलत पोस्चर की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे मतलब नुकसान हो रहा है या वो ख़राब हो रही है? 100% बैड पोस्चर इज आई थिंक मदर ऑफ स्पाइन प्रॉब्लम्स, है ना। अच्छा, इट्स अ काइंड ऑफ न्यू वे टू बी, मतलब मूव, न्यू वे टू स्मोक मे बी। मतलब इतनी ख़राब पोस्चर से क्या होता है कि अगर आप गलत तरह से स्पाइन को, जैसे आप स्पेस से फॉर एग्जांपल आप टेढ़े बैठे हो तो स्पाइन पे एक्सेंट्रिक लोडिंग हो जाती है, मतलब एक तरफ ज़्यादा लोड, एक तरफ कम लोड। अब जो डिस्क है वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, एक तरफ ज़्यादा लोड अगर कंटिन्यूसली पड़ता रहेगा तो उस तरफ प्रेशर 40-50% ज़्यादा हो जाता है और वहाँ से डिस्क का फटना, इंजर होना या स्लिप डिस्क होना चालू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा पोस्चर मेंटेन करें, फिट पोस्चर मेंटेन करें और रेगुलरली आसन, प्राणायाम और एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लाएं। आपने अभी भी स्लिप डिस्क की बात की, ये क्या होता है? मतलब हमने बहुत सुना है स्लिप डिस्क, व्हाट इट इज़ एक्चुअली, और ये कितना इफेक्ट डालता है और इसको कैसे मतलब ठीक किया जा सकता है? तो देखिए, स्लिप डिस्क सबसे कॉमन बीमारी है जो एक स्पाइन सर्जन अपनी ओपीडी में देखता है, और सबसे कॉमन, मतलब इतनी कॉमन है कि जैसे आपने भी बहुत सुना है वो, इट्स वेरी कॉमन। तो स्लिप डिस्क बेसिकली क्या है कि आपकी रीढ़ की जो हड्डियां हैं उनके बीच में एक कुशन जैसी चीज़ लगी होती है जिसको हम कहते हैं डिस्क, है ना। हिंदी में उसको गद्दी बोल सकते हैं, शॉकर बोल सकते हैं। अब वो दो पार्ट्स में बनी होती है, एक बाहर का पार्ट जो फाइब्रस होता है, एक तरह का फाइबर स्ट्रक्चर जो उस पकड़ के रखता है, और अंदर का पार्ट जो जेल होता है। तो अगर बहुत दिन तक या किसी चोट की वजह से फाइबर पार्ट टूटता है तो उसमें से जेल बाहर आने लगती है, और वो जेल एसिडिक होती है, और अगर वो नर्व को टच करती है तो एकदम से पेन बैक में या हाथों में जा सकता है। इसको ही स्लिप डिस्क कहते हैं, और स्लिप डिस्क की वजह से पेशेंट्स को बैक में पेन हो सकता है, लेग में पेन आ सकता है, हाथों में वीकनेस आ सकती है, और इसके लक्षण के हिसाब से इलाज की अलग अलग श्रेणियां बताई जाती है। एक और चीज़ है, एक और टर्म है सियाटिका, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। और इसके ना बहुत सारे लोग ना, जैसे मैंने भी सुना है, काफ़ी सारे लोग ये बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ करने लगे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, और इसके ना लोग घर में इलाज करना शुरू कर देते हैं। देसी जो नुस्खे हैं हमारे घर में जो दादी मम्मी बनाती हैं उसी से हम इलाज करना, तो ये क्या है? देखिए, सियाटिका बीमारी नहीं है, जैसा हमने डिस्कस किया, सियाटिका सिम्टम है। अच्छा, जैसे सरदर्द हो रहा है, ये फीलिंग है, क्यों हो रहा है? कोई चोट लगी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आंखों में दिक्कत है, या माइग्रेन है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा है ये कारण है, और हेडेक हो रहा है वो सिम्टम है। तो सियाटिका एक सिम्टम है कि कोई दर्द आपके हिप में से निकल के, पीछे से निकल के थाई के बैक में होता हुआ
आपके पैर में आ रहा है। सियाटिक एक नर्व होती है, काफ़ी मोटी नर्व होती है, जो स्पाइन की कई सारी नर्व्स को मिलके बनती है और वो पैर की सप्लाई देखती है। तो अगर आपके कमर से निकल के कोई दर्द आपके हिप में, आपके बैक ऑफ द थाई, आपके काफ में, आपके पैर में आ रहा है तो उसको सियाटिका कहते हैं। उसका अंडरलाइंग कॉज स्लिप डिस्क हो सकता है या कोई नर्व इरिटेशन भी हो सकता है। इसमें मतलब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। 90 to 95% पेशेंट सियाटिका के, अगर आपकी प्रॉब्लम को पहली बार आया है या दूसरी बार आया है और रेड वार्निंग साइंस या फिर जिनको हम कहते हैं रेड फ्लैग्स नहीं है, जो कि 95% या 90% पेशेंट्स में नहीं होते हैं, आराम से इसको ट्रीट किया जा सकता है। बट हाँ, सही एडवाइस की ज़रूरत है। कई बार कुछ गलत एडवाइसेस भी होती हैं। जैसे मान लीजिए 60 साल की उम्र है किसी की और उनको डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, इन दैट केस देखिए, अब डॉक्टर अगर सर्जरी सजेस्ट कर रहा होता है तो हो सकता है रेड फ्लैग साइंस पॉजिटिव हों, जिनके बारे में बात कर रहा था। अगर आप 5% केसेस में आते हैं तो सर्जरी की ज़रूरत ज़रूर होती है, जिसमें मोटी मोटी बातें समझते हैं। अगर किसी को पैर में वीकनेस आ जाए, दर्द नहीं, दर्द का इलाज संभव है दवाई से, बट पैर कमज़ोर पड़ने लगे, जैसे कि अगर आप हील पे चल रहे हैं और आपका पैर गिर जा रहा है, इसको हम फुट ड्रॉप कहते हैं, या आप पैर पे चल रहे हैं और आपकी हील गिर जा रही है, या आपको लग रहा है पैर मेरा ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहा, मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग इन योर बैलेंस, तब अगर आपको यूरिन या बाउल के कंट्रोल में कोई दिक्कत हो रही है तब, या इतना पेन हो रहा है कि जद्दो दवाइयों से असहनीय है, ऐसे केसेस में कभी कभी डॉक्टर सर्जरी बताते हैं। बट ज़्यादातर केस में बहुत अच्छे इलाज से, अच्छी लाइफस्टाइल से और रेस्ट से इसको ठीक किया जा सकता है। हमने अभी 1-2 सवाल पहले ही बेड पोस्चर की बात की, तो आपने ये तो बता दिया बेड पोस्चर से क्या क्या हो सकता है। तो व्हाट इज़ द गुड पोस्चर, मतलब कैसे बैठा जाए? यस, एग्जैक्टली। तो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पहली बात तो बैठा कम जाए, अच्छा, है ना, बैठा न जाए। आई वुड से फर्स्ट थिंग विच मैं अपने ये बोलता हूँ अपने मरीजों को कि आप स्टैंडिंग टेबल का ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि देखिए हम लोग NCRs में रहते हैं, कॉर्पोरेट एरियाज़ में काम करते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका लैपटॉप से काम होता है और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम होता है, तो टेबल भी नहीं होती। दिस इज़ वेरी बैड। तो एक तो आइडियल पोस्चर जिसमें कि आपके पास प्रॉपर चेयर हो, प्रॉपर बैक रेस्ट हो और आइडियली आपके पास हैंड सपोर्ट हो, ये आइडियल है। जब आप बैठो तो आपका पीछे का कमर सपोर्टेड रहना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करो कि ये 10, 12, 14 घंटे की सिटिंग्स ना हो। यू मे गेट अ ब्रेक फॉर 5-10 मिनट्स, स्ट्रेच एंड कम बैक। और अगर संभव हो तो गेट अ स्टैंडिंग टेबल। स्टैंडिंग टेबल लेके काफ़ी टाइम कोशिश करिए कि लैपटॉप पे आप खड़े होकर काम करें। एक्चुअली में जो स्पाइन है उसको हम कहते हैं मेरुदंड संस्कृत में, वो बनी नहीं है बहुत ज़्यादा देर बैठने के लिए, वो टूट जाएगी और वो टूट जाती है। आपने बताया कि मतलब या तो स्टैंडिंग रहिए या फिर आप पीछे सपोर्ट होना चाहिए जी। मैंने ना कुछ सारी चीज़ें सुनी है, जैसे ऑर्थोपेडिक चेयर होती है, ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस होती है, तो क्या वो फ़ायदेमंद होती है? बेसिकली ऑर्थोपेडिक चेयर और ऑर्थोपेडिक मैट्रेस जो मैंने बताया उसी का ही समयोज्य वर्जन है, कि जिसमें आपके पास अच्छा बैक सपोर्ट है, चेयर बहुत डीप नहीं है, आपके नी और आपके हिप लगभग सेम लेवल पे हैं और आपको शोल्डर सपोर्ट मिल रहा है। आप हैंड को यहाँ रख पा रहे हो और लटक नहीं रहे आपके शोल्डर्स। तो ये एल्बो के साथ, सपोर्ट के साथ अगर आप बैठे हैं तो ये एक अच्छी ऑर्थोपेडिक सपोर्ट माना जाएगा। एट द सेम टाइम स्पेशली जो पेशेंट्स को ऑलरेडी लेग पेन या बैक पेन इशू है, उनको हम रेकमेंड करते हैं कि वो सर्वाइकल कॉलर यूज़ कर सकते हैं, या वो स्पेशल लंबर स्पोर्ट्स मार्केट में आते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अपनी कार में या अपनी रेगुलर वर्किंग चेयर। अब हम 2 ग्रुप्स की बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं उन महिलाओं की जो रेगुलर हील्स पहन रही हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी वुमेन जिनको लगता है कि वी आर कॉन्फिडेंट आफ्टर वेयरिंग द हील्स एंड वी आर वेयरिंग द हील्स फॉर लाइक स्ट्रेट 10 to 12 आवर्स। क्या उससे फ़र्क पड़ता है? 10 से 12 घंटे आप लगातार 4 इंच की, 3 इंच की हील पहन रहे हो। इट इज़ सीरियस एक्चुअली। आई थिंक ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन एक्चुअली ये सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत लंबे समय तक हील पहनते हो तो आपका जो बॉडी है वो पोस्चर टिल्ट होता है उस हील को सपोर्ट करने के लिए, और उससे स्पाइन पे लोड करीब 30% के आसपास बढ़ जाता है, और दैट मीन्स टू 30% मोर चांसेस ऑफ इंजरी ऑन द लंबर स्पाइन। तो रेगुलर हील्स अवॉइड किए जाएं। घंटे 2 घंटे के लिए आपने पहन लिया, चलता है। लॉन्ग टर्म हील्स आर नॉट अ कॉन्फिडेंस मार्कर, दे आर अ स्लिप डिस्क मार्कर। मैं बोलूँगा कि इतने लंबे समय तक हील ना पहनी जाए तो बेटर है, या बहुत छोटी हो तो कुछ फर्क नहीं। ओके, मतलब 1-8 इंच इज ओके। हाँ, मतलब ज़्यादा हील्स पहनना लंबे समय तक जो आप कह रहे हो वो एक्चुअली प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे आपका बॉडी पोस्चर टिल्ट हो जाता है, और जितना आप आगे झुकते जाते हो हर 15 डिग्री पे करीब 30 से 40% स्ट्रेच बढ़ता जाता है अपनी स्पाइन पे, जो हमें नहीं बढ़ाना है। ओके, अब दूसरा ग्रुप है जिम जाने वाले। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो हैवी वेट उठाते हैं।
क्या इससे स्पाइन को नुकसान हो सकता है, और अगर हाँ तो सही तरीका क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। मैं इंक्रीजिंगली देख रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो मेरे हैं जिनको स्लिप डिस्क या कोई इंजरी हुई है, स्पेशली लंबर स्पाइन में या नीचे वाली स्पाइन में, वो है क्योंकि उन्होंने जिम में वेट गलत तरह से उठाया। देखिए, ये बात समझनी पड़ेगी कि जिम या एक्सरसाइज या योग हेल्थ के लिए था, प्रदर्शन के लिए नहीं। मेरे पास पेशेंट बताते हैं और आते हैं और बताते हैं कि सर हम तो 110 किलो उठा लेते थे। उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप हेल्थ के लिए काम कर रहे हो तो 30 किलो से भी वही हेल्थ बनेगी, 20 किलो से भी वही हेल्थ बनेगी। आप कुछ नहीं फ्लोर पे योग करोगे तो आपके बॉडी को उठा के भी वही हेल्थ बनेगी। जब आप प्रदर्शन के लिए वेट उठाते हो या आप बॉडी टेस्टिंग के लिए वेट उठाते हो, ऐसे केस में इंजरीज होती हैं। स्पेशली एक एक्सरसाइज जो मैं बताता हूँ जो बहुत रेगुलरली गलत होती है, वो है डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट या तो ना करें या बहुत कम वेट से परफेक्टली स्पाइन को मतलब अच्छी तरह कवर करके सपोर्ट के साथ करें। मेरे मैक्सिमम जिम पेशेंट्स गलत डेडलिफ्ट की वजह से आते हैं और उसकी वजह से उनको स्लिप डिस्क हो जाता है। एक और चीज़ है, नॉर्मली बोलते हैं कि यार अगर आप ना उंगलियों में जैसे एक्यूप्रेशर वाली जो चीज़ होती है वो करते हैं तो आपका जो है पेन ठीक हो जाता है। वहीं ना वहीं एक जो बेल्ट आती है उसे अगर आप पहनेंगे तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो इज़ इट करेक्ट? एक्चुअली येस। अगर आपको स्लिप डिस्क के मिनिमल सिम्टम्स हैं तो इनफैक्ट मैं खुद रेकमेंड करता हूँ कि एक्यूप्रेशर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, शॉर्ट वेव, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। यही वो मेजर्स हैं जिनको मैं कह रहा था कि 95% पेशेंट्स को रिकवर हम कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। बेल्ट कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि बेल्ट इनिशियली फ़ायदा देती है, पर होता क्या है कि अगर आप बेल्ट को 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान करती है, क्योंकि जो कोर मसल्स हैं उनको आदत पड़ जाती है सपोर्ट की और वो वीक होने लग जाती हैं और वो फिर फाइनली और इंजरी करती है। तो 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा बेल्ट आपको सिर्फ तभी लेनी चाहिए जब कोई स्पेशल कंडीशन हो या आपका स्पाइन डॉक्टर आपको ऐसा बोल रहा हो। बेल्ट लॉन्ग टर्म रिकमेंडेड नहीं होती जनरली स्पीकिंग। मोबाइल और लैपटॉप के ज़्यादा इस्तेमाल से, ज़्यादा उसे यूज़ करने से क्या टेक्स्ट नेक जैसी समस्या हो सकती है, और ये कितनी गंभीर, और टेक्स्ट नेक है क्या? मेजर प्रॉब्लम है ये। आजकल टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बहुत लोगों को हो रहा है क्योंकि जो स्क्रॉलिंग है एंड वो इंडेफिनिट है। आप फीड स्क्रॉल करते रहो, वो ख़त्म तो होती नहीं है। वो इंटेंशनली ऐसी बनाई गई है कि आप ख़त्म ही ना हो, आप हुक्ड रहो, और उसकी वजह से बहुत सारे यंग पेशेंट्स को स्लिप डिस्क हो रही है। इनफैक्ट आजकल तो मैंने देखा है 60-70 के लोग भी टेक्स्ट स्क्रॉल करने लगे एंड दे आर, वो फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं और बोलते हैं नेक पेन होता है। एंड जब आप उनके घर वालों से हिस्ट्री लो तो बताते हैं कि वो माताजी जो हैं वो 8-10 घंटे शाम को 3 बजे तक फ़ोन चलाती हैं। तो इट इज़ बिकम अ कॉमन थिंग। ये खाली अब ऐसा नहीं है कि यंगस्टर के साथ प्रॉब्लम है, सबके साथ हो गई है क्योंकि टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बहुत रेगुलरली हो रहा है। जैसा मैंने पहले बताया था कि नेक बेंड करने पे करीब 30-40% बढ़ जाता है प्रेशर आपकी नेक की डिस्क पे, और नेक की डिस्क कमर डिस्क की डिस्क के मुकाबले बहुत सॉफ्ट और बहुत छोटी होती हैं। ज़रा सा लोड आपके हाथ में दर्द ला सकता है, आपको पैरालिसिस की तरफ ले जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये रिस्ट्रिक्टेड हो, और इस पे 2-3 स्टडीज़ पब्लिश्ड हैं जिसमें ये बात क्लियरली बताई गई कि 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम सीरियसली इफेक्ट करता है, और आजकल सारे मोबाइल आपको आपका स्क्रीन टाइम बता देते हैं। तो आइडियल स्क्रीन टाइम इज समवेयर अराउंड 1 आवर, 1 to 1.5 आवर्स, बट 2 घंटे के अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो निश्चित चांसेस हैं कि आपको स्लिप डिस्क होने की प्रॉबिलिटी 80% है, या आपको सर्वाइकल। तो स्क्रीन टाइम चेक करिए, अगर 1 घंटे 1.5 घंटे के ऊपर जा रहा है तो चेक लगाइए, और हो सके तो ऐप्स का कम से कम इस्तेमाल करिए। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा होगा जो 1 या 2 घंटे मोबाइल यूज़ करता होगा। इट मस्ट बी मोर देन दैट, क्योंकि 1-2 घंटे तो हमें लगता है कि कॉल या यही सब स्क्रॉल ओवर रील्स का तो हम टाइम ही काउंट नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब आई हैव पेशेंट्स जो जिनके स्क्रीन टाइम्स हम लोग जब उनसे बोलते हैं तो वो बताते हैं 9 घंटे 12 घंटे। मतलब आई थिंक कि तो मतलब उन्हें स्लीप डिस्क होना कंफर्म्ड है। नहीं, वो स्लिप डिस्क के बाद आते हैं, फिर मैं उनसे बोलता हूँ अपना 1 महीने का स्क्रीन टाइम निकालो, वो बताते हैं सर 11 घंटे एवरेज आ रहा है। इमेजिन 11 घंटे एवरेज, हाउ विल यू नॉट हैव स्लिप डिस्क? कैसा ऐसा होगा कि आपकी स्पाइन इतना दर्द झेल जाए? तो बहुत ज़रूरी है, और ये मैं जो बता रहा हूँ ये बड़ा प्रमाणित स्टडी है कि आप कोशिश करें कि 1.5-2 घंटे के ऊपर किसी हाल में नहीं जाना है। अच्छा, इसका तरीका है, जैसे अगर आपको लगता है कि स्क्रॉलिंग बहुत ज़रूरी है, कुछ लोगों का तो कुछ लोगों का तो वर्क ही इंस्टाग्राम और इन सबसे हो रहा होता है, यूज़ इट ऑन अ लैपटॉप, ओके, यूज़ इट ऑन अ मैकबुक, और उसको ऊपर लेके आओ। जैसे मैंने बोला स्टैंडिंग टेबल रखो, आपकी चेयर आपके आई लेवल पे आएगी तो आपकी गर्दन नीचे नहीं होगी। इस तरह की चीज़ें करके देखिए।
तो अगर आपके आई लेवल पे होगा, आपकी गर्दन नीचे नहीं होगी, तो आपको ये नेक इश्यूज और एब्सोल्युटली, बैक पेन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जैक्टली। सर्जरी के बाद ना मरीजों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्योंकि वो सर्जरी तो करा लेते हैं, अब कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से रिकवरी जो होती है वो बहुत धीमी हो जाती है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। चाहे दो तरह की अमूमन स्पाइन सर्जरीज के बारे में हम बात करते हैं, एक सर्वाइकल और एक लंबर, गर्दन की या फिर कमर की। तो इन दोनों सर्जरीज के बाद जब हम सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आपको कुछ दिन तक गर्दन को या कमर को इमोबाइल रखना है। तो कमर में अगर सर्जरी हुई है तो हम लोग बेल्ट देते हैं, और गर्दन में हुई है तो हम सर्वाइकल कॉलर देते हैं। कॉलर ना लगाना एक बड़ी मेजर समस्या है। मैं अपने एक पेशेंट की बात बताता हूँ, करीब लास्ट मंथ उनको सर्जरी किया था, और मेरे ऑफिस में परसों फ़ोन आया कि सर वो तो कह रहे हैं उनको फिर से काफ़ी दर्द हो रहा है। तो मेरे ऑफिस में मेरे, क्योंकि अब स्टाफ इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट एंड आई हैव डॉक्टर्स विद मी, तो बोलते हैं उनसे पूछा कॉलर लगाया? तो ये तो वो लगाता ही नहीं है, वो तो बस जब आप वहाँ लगाया था बताया था, लेकिन उनको उसके बाद ना उसको पहन के नींद नहीं आती है। तो अब नींद में कॉलर ना लगाना डबल बड़ी समस्या है, क्योंकि आपको तो लग रहा है आपको नींद नहीं आ रही, लेकिन नींद में आपकी गर्दन कहाँ जा रही है आपको पता है। सो बैड पोस्चर विल हैपन, और जो हीलिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो दो हिदायतें, एक तो गलत मूवमेंट, आगे झुकना, भारी वजन उठाना, ये सब मना किया जाता है कम से कम 45 दिन आफ्टर सर्जरी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सर्जरी हुई है। और ये हिदायतें बहुत ज़रूरी हैं मानना, नहीं तो जितना फ़ायदा हुआ है सर्जरी से उतना नुकसान भी हो सकता है। आप एक स्पाइन सर्जन हैं, अभी तक आपने बहुत कुछ, मुझे लगता है इतने लंबे करियर में, 15-20 साल के करियर में देख लिया होगा, तो हाउ इज़ द लाइफ? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हम्बलिंग, और मतलब बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें समझ में आने लगता है कि ऊपर वाला बहुत कुछ करता है। हम बहुत ज़्यादा अच्छी स्पाइन सर्जरी करते हैं, सबसे अच्छी स्पाइन सर्जरी करते हैं, और उसके रिज़ल्ट्स, और हम कभी कभी हमें लगता है कि सर्जरी उतनी ज़्यादा अच्छी हम चाहते थे उतनी अच्छी नहीं कर पाई, और उनके रिज़ल्ट सेम आते हैं, दोनों पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। तो बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, और मुझे लगता है कि इससे हमें हमारे धर्म की बात याद आती है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, न तुम्हें कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम तामहे दुख स्वप्ता नाम प्राणी मात्र नाशनम। मुझे एक बहुत बड़े राजा हैं, राजा रत्नेर, उनके बारे में ये बात कही गई है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, और मुझे फिर से जन्म भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लोगों के दुख को दूर करने की हिम्मत और शक्ति देना, हे परमेश्वर। और मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हमें ये मौका दिया है, तो इस सेवा को हमें शिद्दत से और मन से करना चाहिए। और बहुत खुशी होती है जब कोई पेशेंट बोलता है कि हम ठीक हुए। इट गिव्स मी मच मोर हम्बलिंग एक्सपीरियंस, मुझे बहुत प्रेम की अनुभूति होती है। काफ़ी सारे पेशेंट्स आप ट्रीट कर चुके हैं पैन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, तो कोई तो ऐसी कहानी होगी, कोई तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी जिसे सुनकर आपको अभी भी लगता होगा हाँ दैट वन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस वन ऑफ देम। तो 2 हफ्ते पुरानी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक पेशेंट आए सर हमारे पास, उनको, वो 79 ईयर्स के थे। तो पहले तो ये होता है, जनरली क्या होता है, जिनको बहुत लंबी प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट तो ऑलरेडी अपना ये सोच के बैठा होता है कि अब हम ठीक हो ही नहीं सकते। तो सर पहले काशी में रहते थे, फिर नोएडा रहने लगे, काफ़ी जगह रहे हैं। सर 79 रिटायर्ड। तो उनकी बेटी आई, उन्होंने बोला कि मेरे फादर ने आपके बारे में पता किया है और वो 10 साल से परेशान है, ही इज़ ऑन व्हील चेयर, और मतलब वो चल नहीं, एक कदम भी नहीं चल सकते, तो आपसे मिलने भेजे। तो वो आई, उनको हमने देखा, उनके पापा को भी देखा बाद में जब वो आए। तो मैंने बोला सर्जरी करते हैं, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब सर्जरी करते हैं, हमें तो 10 साल पहले बता दिया गया था कि अब सर्जरी तो हो ही नहीं सकती हमारी। व्हेन आई वाज बैक देन आई वाज 69, तब बता दिया था आपकी उम्र हो गई, अब आपकी सर्जरी नहीं हो सकती, और हम तो टेक्निकली वेट कर रहे थे जाने का, है ना। तो ऐसी स्थिति में सडनली कम से गाय और वो बोलता है नहीं नहीं सर्जरी करेंगे ना, देखते हैं ना, डॉक्टर से मिलेंगे। तो ऑब्वियसली 79 पे सर्जरी चैलेंजिंग होती है, तो कार्डियोलॉजी को दिखाना, कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। 79, 80, 95, हम लोग 99, 100 पे भी सर्जरी कर पाते हैं आजकल। हाँ, आई हैव ऑपरेटेड पीपल ऑन 100, 101 विद गुड रिजल्ट। तो क्या है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आप सारे डॉक्टर्स को दिखाओ, क्लियरेंसेस लो, अगर पेशेंट ठीक है तो सर्जरी हो सकती है। तो उनकी हमने सर्जरी की, और इतना मार्मिक और इतना प्रेम भरा मोमेंट था कि सर्जरी करी उनकी, और नेक्स्ट डे मैं जब वो मिलने गया उनसे लास्ट वीक,
तो वो ऊपर छत पे मुझसे मिले, अपने मतलब फर्स्ट फ्लोर पे वार्ड में, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 10 साल बाद मेरा पैर मैं ज़मीन पे रख पा रहा हूँ। और ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि पैर ज़मीन पे रख पा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे तो लग रहा था कि अब ये होगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो 10 साल से वेट कर रहा था जाने का, क्योंकि हमें बता दिया गया था हम ठीक ही नहीं होंगे। और अब जब वो ओपीडी में आए, वो चल रहे हैं, एंड इट्स ब्यूटीफुल कि ये देखो कि टेक्नोलॉजी जीवन में कितने बदलाव लाती है। मैंने कुछ ग्रेट नहीं किया, बट उस टेक्नोलॉजी की मदद से कितने लाइफ्स का भला हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये विज्ञान की उपलब्धि है। आखिरी सवाल, एक आम इंसान, अ कॉमन मैन, अगर अपनी स्पाइन को ज़िंदगी भर स्वस्थ रखना चाहता है तो 3 सबसे ज़रूरी सलाह क्या होंगी आपकी? मुझे ये बताइए, आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर पाते हैं? नहीं। तो मेरी जो आपने बताया, ये 90% ऑफ जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ उनसे मेरी यही बात होती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पाते? तो वो कहते हैं कि टाइम नहीं है, आप तो जानते हो आजकल कितना बिजी होता है, लाइफ इज़ सो बिजी। तो मैं बोलता हूँ एक अंकल हैं जो रहते हैं दिल्ली में, है ना, वो रोज़ टाइम निकाल लेते हैं एक्सरसाइज करने का। उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो ही हैज़ टाइम फॉर एक्सरसाइज। आप शायद ज़्यादा बिजी होंगे उनसे। और वो ऐसा ही नहीं, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, इंस्पायर करते हैं, अपने वीडियो डालते हैं और वो बताते हैं कि एक्सरसाइज कर लो। अगर वो इस एज में सुपर फिट हो सकते हैं तो वो आप कैसे नहीं हो सकते? तो सबसे ज़रूरी बात है अच्छी जीवन शैली, अच्छा एक्सरसाइज, संयमित भोजन। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संयमित योगी वह है जो ना ज़्यादा सोए ना कम सोए, ना ज़्यादा खाए ना कम खाए। संयमित जीवन बहुत ज़रूरी है। अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा खान पान और अच्छी सोच से आप अपनी स्पाइन को ही नहीं, पूरी बॉडी हेल्थ को परफेक्ट रख सकते हैं। थैंक यू सो मच देवाशीष, आपने बहुत सारी बातें बताई। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे स्पाइन को लेकर। तो अगर आपको भी अपनी स्पाइन का ध्यान रखना है तो ये ज़रूरी सलाहें ज़रूर मानें, और आगे जाकर हम और भी ऐसे इंटरव्यूज़, तमाम इंटरेक्शंस लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। PMARC, Associate Producer of Health DNA.